इतिहास हमेशा तलवारों और विशाल सेनाओं के टकराव से नहीं बदलता। कभी कभी इतिहास बदलता है एक रणनीतिकार से जो पूरे युद्ध को पर्दे के पीछे से नियंत्रित करता है। भारत के सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य एक ऐसे व्यक्ति की योजना से बना था जो स्वयं कभी राजा नहीं बना। उस व्यक्ति का नाम था आचार्य चाणक्य। चाणक्य की कहानी समझने के लिए हमें उस समय के भारत को समझना होगा। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में आर्यावर्त 16 बड़े राज्यों में बंटा हुआ था जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। ये राज्य आपस में लड़ते रहते थे। इसी आपसी कलह के बीच एक आक्रांता की नज़र भारत पर पड़ी। वह था सिकंदर, जो एक तूफान की तरह भारत की ओर बढ़ रहा था। तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले आचार्य चाणक्य ने इस खतरे को भांप लिया था। वे जानते थे कि यदि भारत के राज्य एकजुट नहीं हुए तो विदेशी आक्रांता पूरे देश को कुचल देंगे। इस विदेशी खतरे को रोकने की शक्ति केवल एक ही राज्य के पास थी। वह था मगध साम्राज्य। यह उस समय का सबसे विशाल, शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। लेकिन मगध के सिंहासन पर बैठा था नंद वंश का शासक घनानंद, अपार धन का स्वामी लेकिन उतना ही अहंकारी और कठोर। जनता पर भारी कर लगाए गए थे और राज्य का उद्देश्य सिर्फ खजाना भरना बन चुका था। चाणक्य राजा के दरबार में गए, लेकिन सत्ता के नशे में चूर घनानंद ने सलाह सुनने से इनकार कर दिया। उसने चाणक्य का घोर अपमान किया और उन्हें धक्के मारकर दरबार से बाहर निकाल दिया। चाणक्य ने वहीं एक भीषण प्रतिज्ञा ली। उन्होंने अपनी शिखा खोल दी और संकल्प किया कि नंदवंश के अंत तक यह शिखा नहीं बंधेगी। एक सच्चा संकल्प पूरे विश्व को हिला सकता है, लेकिन सिंहासन पर बैठने के लिए एक योग्य शासक की आवश्यकता थी। चाणक्य ने अपनी खोज आरंभ की। वह दूर दूर तक गए, कभी सूखी बंजर धरती वाले तपते मैदानों में, तो कभी दुर्गम घने जंगलों में, कभी निर्जन रास्तों पर, तो कभी गांवों में। वह एक योग्य शासक को खोजते रहे। गांव-गांव भटकते हुए उनकी दृष्टि एक बालक पर पड़ी। वह बच्चों के साथ राजा का खेल खेल रहा था और अत्यंत न्यायपूर्ण निर्णय कर रहा था। वह बालक था चंद्रगुप्त। चाणक्य ने 1000 करशापण देकर चंद्रगुप्त को उसके पालक से मुक्त कराया। वे उसे लेकर ज्ञान के केंद्र तक्षशिला की ओर निकल पड़े। तक्षशिला में 8 वर्षों तक चंद्रगुप्त का प्रशिक्षण हुआ। सबसे पहले शुरुआत हुई युद्ध कौशल से। बार बार अभ्यास के साथ चंद्रगुप्त ने तीरंदाजी में अद्भुत सटीकता हासिल की। फिर तलवारबाजी, जहां हर वार में शक्ति और नियंत्रण था, उन्होंने उसे ज्ञान दिया। अर्थशास्त्र, राजनीति और वेदों का गहन अध्ययन। अब वह मगध को चुनौती देने के लिए तैयार था। अपनी शिक्षा और जासूसों के बल पर चंद्रगुप्त ने जंगलों की जनजातियों, असंतुष्ट सैनिकों और भाड़े के लड़ाकों को मिलाकर अपनी पहली विद्रोही सेना तैयार की। युवा जोश में चंद्रगुप्त ने एक बड़ी भूल की। उन्होंने अपनी छोटी सी सेना के साथ सीधे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया और बुरी तरह से पराजित हुए। वे एक झोंपड़ी में पहुंचे। वहां एक माँ अपने बच्चे को सिखा रही थी कि गर्म खिचड़ी बीच से नहीं खाई जाती, उसे धीरे धीरे किनारों से खाना चाहिए। यह एक बहुत बड़ी सीख थी। चाणक्य ने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने केंद्र पर हमला करने के बजाय मगध साम्राज्य के सीमांत क्षेत्रों और बाहरी जनपदों को जीतना आरंभ किया। चाणक्य की नीति का पालन करते हुए चंद्रगुप्त ने हिमालय के राजा पर्वतक के साथ कूटनीतिक गठबंधन किया। इस मित्रता ने चंद्रगुप्त की सैन्य शक्ति को 2 गुना कर दिया। जैसे जैसे चंद्रगुप्त आगे बढ़ रहे थे, चाणक्य के गुप्तचरों ने पाटलिपुत्र के भीतर रसद को नष्ट कर दिया। मगध
अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था। अंततः 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त की सेना ने पाटलिपुत्र को घेर लिया। अहंकारी घनानंद के नंद साम्राज्य का पतन हो गया। एक शिक्षक, एक अपमान और एक साम्राज्य, प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी और चाणक्य ने अपनी शिखा फिर से बांध ली। इसी के साथ प्राचीन भारत के सबसे गौरवशाली राजवंश मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। लेकिन साम्राज्य केवल युद्ध जीत कर नहीं चलते, उन्हें चलाने के लिए चाहिए नीति, व्यवस्था और नियम। इसी सोच से चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत दिया गया है। इसके अनुसार किसी भी राज्य के 7 अंग होते हैं: राजा, मंत्री, जनपद, दुर्ग, राजकोष, सेना और मित्र। यदि एक भी अंग कमजोर हो तो राज्य गिर सकता है। इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए चाणक्य को हर दिशा से सटीक जानकारी चाहिए थी, और इसलिए उन्होंने एक ऐसा खुफिया तंत्र खड़ा किया जो साम्राज्य के हर कोने तक पहुंच सके। गुप्तचरों की पहली श्रेणी थी संस्था। ये वे गुप्तचर थे जो एक ही स्थान पर टिककर काम करते थे। कोई गरीब भिखारी बनकर, कोई पुजारी बनकर और कोई व्यापारी बनकर राज्य की हर खबर पहुंचाते थे। दूसरी श्रेणी थी संचारा। ये गुप्तचर भेष बदल के कभी सन्यासी, कभी ज्योतिषी बनकर पूरे साम्राज्य से और यहाँ तक कि उसकी सीमाओं के बाहर से भी सूचनाएं जुटाते थे। चाणक्य सूचनाओं को बिना जांचे परखे स्वीकार नहीं करते थे। उनका कठोर नियम था, एक ही खबर की 3 अलग अलग गुप्तचरों से स्वतंत्र रूप से पुष्टि होनी चाहिए, तभी उस पर कार्यवाही की जाती थी। इस तंत्र का सबसे खतरनाक हिस्सा थी विषकन्याएं। ये ऐसी प्रशिक्षित गुप्तचर थीं जो आकर्षण के माध्यम से शत्रुओं के करीब पहुंचती थीं और सही अवसर पर विष का प्रयोग करके उन्हें समाप्त कर देती थीं। विदेश नीति के लिए उन्होंने 4 मुख्य सूत्र दिए: साम, दाम, भेद और दंड। पहला है साम। इसका अर्थ है शांतिपूर्ण कूटनीति। चाणक्य ने सिखाया कि युद्ध अंतिम उपाय होना चाहिए। पहले बातचीत और मित्रता के माध्यम से दुश्मनों को निष्क्रिय करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। दूसरा है दाम, यानी धन का उपयोग कर लालची शत्रुओं को खरीद लेना, जिससे शत्रु की शक्ति भीतर से ही क्षीण हो जाए। तीसरा है भेद। यह बेहद घातक अस्त्र था। चाणक्य ने शत्रुओं के भीतर अविश्वास का बीज बोया और सेनापतियों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर उनकी एकता को छिन्न भिन्न कर दिया। और अंत में है दंड। जब साम, दाम और भेद तीनों विफल हो जाएं, तब पूर्ण बल का प्रयोग करें। चंद्रगुप्त की सेना ने तूफान की तरह शत्रुओं को मिट्टी में मिला दिया। साम्राज्य तो स्थापित हो चुका था, लेकिन विदेशी खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ था। पश्चिम से सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर एक सुनियोजित युद्ध योजना के साथ आगे बढ़ रहा था और भारत पर हमले के लिए विशाल और युद्धों में तपी हुई सेना के साथ तैयार था। पहले चंद्रगुप्त ने यूनानी सेना को आगे बढ़ने दिया। लंबी दूरी, अनजान भूमि और कठिन रास्तों ने उन्हें धीरे धीरे कमज़ोर करना शुरू कर दिया। उनकी रसद व्यवस्था भी अब इतनी फैल चुकी थी कि उन्हें संभालना कठिन हो गया था, और जब शत्रु सेना थक चुकी थी तभी चंद्रगुप्त ने उन पर चारों ओर से आक्रमण किया। शक्तिशाली मौर्य सेना ने शत्रु से टक्कर ली और मौर्य युद्ध हाथियों ने यूनानी सेना को अपने भारी कदमों तले रौंद डाला। अंततः सेल्यूकस निकेटर को संधि का मार्ग अपनाना पड़ा। यूनानी हाथियों से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने 500 हाथियों के बदले अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का विशाल भूभाग मौर्य साम्राज्य को सौंप दिया। चाणक्य का सपना साकार हो चुका था। भारत अब छोटे छोटे जनपदों का समूह नहीं था, बल्कि एक संगठित, सुरक्षित और शक्तिशाली अखंड भारत बन चुका था।
मिलिए गज्जू से, हमारा मैस्कॉट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह के और वीडियो बना सकें।